अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो जब से ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, ये जितनी बड़ी एक अपडेट है, जितनी बड़ी रीजनल डेवलपमेंट है, उतना ही यहाँ पर इसको टारगेट करने की कोशिश की गई, उतना ही इससे रिलेटेड जो गलत बातें हैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये जो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब का पैक्ट है, क्योंकि ये तीनों सुन्नी कंट्रीज हैं, तो ये पैक्ट जो है वो ईरान के अगेंस्ट में है, जो कि एक शिया कंट्री है। ये डिफरेंट नाम जो है वो लेना हमारा बनता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर कंपेरिजन आप लोगों को सबको बताया कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर किस तरह की बातें हुई हैं। डे वन से जब ये पैक्ट जो है वो साइन हुआ है, और इवन इस पैक्ट के साइन होने से पहले हम आपको ये चीज क्लियर करते रहे कि इस पैक्ट को यहाँ पर साइन करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो और है। लोग जो है वो उस बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चीजें क्लियर हो जानी थी। आज यहाँ पर क्या हुआ है कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये जो मक्का एग्रीमेंट है उसके ऊपर उन्होंने अपना पहला रिएक्शन दिया। और यहाँ पर पहला रिएक्शन उनका क्या था, जो उन्होंने इस पैक्ट से रिलेटेड बात की, वो यहाँ पर ये थी कि एज अ कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को इस पैक्ट से कोई मसला नहीं है, ये पैक्ट उनके लिए थ्रेट नहीं है। और इवन एक स्टेप ऊपर जाकर यहाँ पर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बात अब यहाँ पर ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ऑन रिकॉर्ड रख दी है कि कल को अगर कुछ होता भी है तो ईरान से लोग क्वेश्चन कर पाएंगे कि जब ये पैक्ट साइन हुआ था तब तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से यहाँ पर ये चीज कही थी कि ये पैक्ट तो जो है वो ईरान के अगेंस्ट में नहीं है। मतलब फुल प्रूफ चीजें ईरान ने यहाँ पर आकर कर दी कि कहीं से भी उनको इस पैक्ट से रिलेटेड कोई थ्रेट नहीं है, ना ही वो किसी किस्म का थ्रेट जो है वो फील करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर क्या है कि इस पैक्ट के साइन होने से पहले, यानी कि तुर्की के इस पूरे पैक्ट में आने से पहले, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ईरान को इन्फॉर्म कर दिया गया था, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनको कन्वे कर दिया गया था कि हम यहाँ पर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो ज्वाइंटली एक यहाँ पर पैक्ट साइन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ईरान भी इसी रीजन के अंदर मौजूद है, रीजनल प्लेयर है एक बहुत बड़ा, और उससे भी बढ़कर पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान का ईरान को कॉन्फिडेंस में लेना भी यहाँ पर जरूरी था, और अच्छी बात है पाकिस्तान ने ये चीज की। अगर हम यहाँ पर ये चीज ना करते तो हो सकता था ईरान की तरफ से इस चीज का नेगेटिव रिस्पांस आता, वो थोड़ा हार्श रिस्पांस देते। लेकिन ऑब्वियस बात है, फिर अकलमंदी से पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी का यूज करते हुए ईरान को कॉन्फिडेंस में लिया, और देन आज जो है ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है कंफर्टेबली उन्होंने उल्टा कुछ लफ्जों में इस पैक्ट की हिमायत कर दी कि ये यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेप है कि रीजन के अंदर मौजूद जो कंट्रीज हैं, स्पेशली सऊदी अरब जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो दी गई गारंटीज हैं उनसे साइड पर हट रही हैं। तो ये जो कल परसों से नैरेटिव चलाया जा रहा था कि हमने पता नहीं ईरान के अगेंस्ट में कितना कोई बड़ा स्टेप ले लिया है, उनके अगेंस्ट में हम डायरेक्ट तरीके से यहाँ पर खड़े हो गए, तो वो तो डायरेक्टली यहाँ पर डस्टबिन में चला गया। अब मजे की बात यहाँ पर यह है कि जिन कंट्रीज को इस पैक्ट के साइन होने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया और उनको अचानक से ये बात पता लगी कि अब पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक प्रॉपर पैक्ट साइन होने वाला है, जहां पर एक कंट्री के ऊपर अटैक जो है सब कंट्रीज के ऊपर अटैक होगा। तो जिन दो कंट्रीज में अचानक से आप कह सकते हैं कि एक तूफान आया, वो एक इजराइल थी और एक इंडिया थी। मुझे इवन यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह का इन कंट्रीज का, इंडिया और इजराइल का बिहेवियर था, ये कितने ज्यादा शॉक और सरप्राइज हो गए थे तुर्की के इस पूरे पैक्ट में आने से। बिकॉज इनको लगता था कि तुर्की एक नेटो कंट्री है, वो इस पैक्ट में क्यों आएगा, इस पैक्ट में यहाँ पर कोई वेट नहीं है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स की गेम है। तो जब तुर्की ने फाइनली यहाँ पर एंटर किया, और ऐसा पहली दफा हो रहा है कि तीन कंट्रीज जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, उन्होंने आपस में नेटो के आर्टिकल 5 से इंस्पायर्ड जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज कर लिया है। तो पैनिक की सिचुएशन में इंडिया से कभी इजराइल फोन जा रहा है, इजराइल से कभी इंडिया फोन किया जा रहा है, और अपना जो एक स्पेशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसको साइन करने की बात चल रही है। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पैक्ट का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो एक तो कलेक्टिव डिफेंस का है, एक दूसरे का जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा यहाँ पर इस ट्रायंगल के थ्रू एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो डिफेंस इंडस्ट्री की बेस है उसको एस्टेब्लिश करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो इक्विपमेंट है उसको इंडिजनाइज करना। ये जो पूरा एक ट्रायंगल है उसके थ्रू मैन्युफैक्चर करके, जो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके थ्रू मैन्युफैक्चर करके अपनी सर्विस में इंडक्ट करना। तुर्की यहाँ पर आपको पता है कि डिफेंस के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इंडस्ट्रियल बेस उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में भी यहाँ पर फेयरली एक डिसेंट जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा डाउन साइड यहाँ पर क्या है कि फंडिंग की वजह से यहाँ पर हमारे ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले का शिकार हो जाते हैं, और कुछ जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है उसके लिए हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, जो कि कोई कंट्री आपको इस तरह से प्रोवाइड आसानी से नहीं करती। तो फंड्स और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तान के लिए, जिसको सॉल्व करना जरूरी था ताकि हम अपनी मिलिट्री की जो फॉरेन डिपेंडेंसी है, कभी अमेरिका से इक्विपमेंट आ रहा है, कभी कहीं से इक्विपमेंट आ रहा है, उसको यहाँ पर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम कर पाए। तो इस पूरी सिचुएशन में तुर्की और सऊदी अरब से बेस्ट आपको, अगर ये ऑब्जेक्टिव है आपके पास, तो इससे बेस्ट आपको कंट्रीज ये तो नहीं मिल सकती, स्ट्रेटेजिक पार्टनर इससे ज्यादा बेस्ट नहीं मिल सकते, और इनको कंबाइन करने के लिए, बाइंड टुगेदर करने के लिए, एक साथ मिलाने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट की जरूरत थी, जो कि यहाँ पर इस टाइम के ऊपर साइन हो चुका है। अब इस डिफेंस पैक्ट के अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो पहली प्रायोरिटी है, वो आपस में ये कंट्रीज जो है वो एक दूसरे को खुद देंगी, क्योंकि अब इन तीन कंट्रीज को एक डिफेंस
डिफेंस पैक्ट ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। और बजाय कि यहाँ पर किसी और कंट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये ऑब्वियसली तीनों कंट्रीज यहाँ पर जाएंगी कि हमारी जो एक दूसरे की मिलिट्री है वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ताकि कल को हम यहाँ पर एक दूसरे को बेटर तरीके से डिफेंड कर पाए। बाकी फ्यूचर के हवाले से भी ये जो पूरा पैक्ट है ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है और कंट्रीज भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, इस चीज के पूरे चांसेस हैं। इवन इजिप्ट के बारे में तो यहाँ पर अपेरेंटली ये चीज कंफर्म्ड है, कुछ ही टाइम के अंदर इजिप्ट भी यहाँ पर शामिल होने वाला है इस पैक्ट के अंदर। और इजिप्ट की जो एयरफोर्स है वो मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एयरफोर्स है, और जो स्वेज कैनाल का एरिया है जो कि एक काफी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे ये जो पैक्ट है ये कैसे ना कैसे करके एक प्रॉपर जो मुस्लिम नेटो की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ऑब्वियसली नाम तो जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो वैल्यू है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो नेटो के पैक्ट की ही तरह की होगी कि एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो सब कंट्रीज के ऊपर ऑटोमेटिकली अटैक होगा और वो यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। बाकी फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। دلیلی وجود نداره که همونجور که اشاره کردید دو کشور همسایه ترکیه و پاکستان و همینطور عربستان، سه کشوری که ما باشون دارای پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی هستیم، نگران باشیم که این پیمان علیه ایران باشه. سابقه دوستی بین ملت‌های ترکیه و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه مسلمان دیرپاست پیوندهای درهم تنیده فرهنگی بین ملت ایران، ملت پاکستان و ترکیه کاملا روشن هست. من همونطور که عرض کردم این تحول نشانه مهمی است